स्टूडेंट। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नया वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एनालिसिस फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने पढ़ा था। तो अब हम अपनी जो नोट्स हैं, जो मैंने खुद अपने वो बनाए रिसर्च करके, तो अब वहाँ से हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो टॉपिक है इसको आगे वो प्रोसीड करते हैं। और इसके बाद हमारा जो स्टेप 3 है उसमें हम हेलिडेड एल्डिक रेन से इसको स्टडी करेंगे। और फिर स्टेप 4 में आपका क्विज हो जाएगा और स्टेप 5 में आपकी क्विज की डिस्कशन हो जाएगी। तो इस तरह फिर हम आगे सेशन को लेके चलेंगे। तो ये जो नोट्स हमने बनाए हैं ये जनरल पोर्शन के लिए भी यूज़फुल है और सब्जेक्ट के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के आप एमसीक्यूज भी करवाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जनरल और सब्जेक्ट दोनों ही की आपको तैयारी एक साथ ही करवाई जा रही है। तो इसके अलावा ये नोट्स आपके लिए किन किन के लिए वो बेनिफिशियल है। अगर आप एमफिल एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब अगर आप कायदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, तो ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल हैं। अगर आप लेक्चरार की तैयारी कर रही हैं तो तब भी आप इस नोट से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप अभी जो जॉब्स आई हैं जिसकी लास्ट डेट 18 मार्च थी, फेडरल FDE EST 6 14 स्केल है। तो इसमें जो 50 मार्क्स का पेपर वो फिजिक्स का आता है, 30 मार्क्स आपकी एनालिटिका रीजनिंग आती है और 20 आपकी वर्बल रीजनिंग आती है। तो इसके लिए भी आप ये नोट्स स्टडी कर सकती हैं। इसके अलावा FPSC में जो जॉब्स आई थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिन्होंने अप्लाई किया उनको याद होगा। तो आपने भूलना नहीं है कि इसका टेस्ट भी आपने वो देना है। तो इसके लिए भी आप ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल हैं। थॉमसन प्लीज़ ये एनोटेशन यूज़ ना करें। फिर अगर आप एमडी कैट और ई कैट के लिए पढ़ रहे हैं तो तब भी ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल हैं। और अटॉमिक की जॉब्स के लिए भी ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपका सारा जो फिजिक्स के एरियाज हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। तो थोड़ी सी तमीर के बाद अब हम लेक्चर नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी रिवीजन भी आपके साथ साथ हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें रेपिटेशन में रेपिटेड वो कुछ चीज़ों की रेपिटेशन हो जाएगी। जैसे क्योंकि हमने एनालिसिस फिजिक्स से किया था तो कुछ चीज़ें फिर आपकी वो रिपीट हो जाएंगी। तो फिर इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर आपसे इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपने क्या डेफिनेशन सुनानी है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि चार्ज क्यों होता है। तो चार्ज ये क्यों होता है इसका आंसर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो बस ये नेचर ने डिसाइड किया कि चार्ज होगा तो बस होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये जी प्लस चार्ज क्यों होता है, माइनस चार्ज क्यों होता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब है जो चार्ज किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है? मैटर की, which gives rise to electric force between the various object है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अगर आप इंटरव्यू में सुनाती हैं तो आपके जो है वो इंटरव्यू और लेने वाले वो इम्प्रेस होंगे। जी, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट 2 है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले हमारे लिए फिजिक्स से पढ़ेंगे और इसके बाद अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा। तो अब मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैटर होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है और ये काम क्या करता है? जो चार्ज ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट है। तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जनरेट होती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैथ। कि मैथ होगा तो चार्ज होगा, अगर मैथ नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करो देखें, मैथ हो सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज विदाउट मैथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैटर की प्रॉपर्टी है और मैटर के पास मैथ होता है। इसका मतलब है चार्ज के पास मैथ का होना जरूरी है। अगर मैथ नहीं है तो फिर वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है
कि जितना भी स्मॉलेस्ट चार्ज क्यों ना हो, जैसे पर हम वो क्वार्क्स को हम डिस्कस करते हैं, एंटी क्वार्क्स, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह, जो जो चार्जेस हम डिस्कस करते हैं उन सब के पास मैथ लाजमी है। तो चाहे वो बहुत ही वो स्मॉल क्वांटिटी में हो, लेकिन उनके पास मैथ लाजमी होगा। वैसे अगर आप वो रफ लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जी नेग्लिजिबल मैथ है, लेकिन जीरो मैथ नहीं हो सकता। मैथ आपको लाजमी मिलेगा, जो जो चार्ज है, जितना मर्जी छोटा चार्ज हो, उसके पास आपको मैथ लाजमी मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मैथ। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी बॉडी पे +2 चार्ज है ना, और आप क्या किया, आपने उसको स्पेसशिप में बिठा दिया और स्पीड ऑफ लाइट से आपने मूव करवा दिया, तो उस पार्टी का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। उस पार्टी पे जो चार्ज था वो वही रहेगा। तो यानी कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। आपने पढ़ा था कि जो मैथ है ये स्पीड पे डिपेंड करता है, जो टाइम है ये स्पीड पे डिपेंड करता है, जो लेंथ है ये स्पीड पे डिपेंड करती है, लेकिन जो चार्ज है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट ही से क्यों ना मूव करें, बॉडी के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो अब देखें, यहाँ पे ये डेफिनेशन है, आप छोटे बच्चों को आपको आपने पढ़ी होगी कि चार्ज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वो देखें, जब आपने वो पढ़ा था, जो दो गामा फोटोन आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है ना। तो ये चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताएं। यहाँ पर डेफिनेशन में आप कह रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दो गामा फोटॉन्स आपस में मिलते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है ये छोटे बच्चों को जाने के लिए ठीक है, एडवांस लेवल पे ये डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अगर इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने ये डेफिनेशन सुनानी है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये डेफिनेशन आपने इंटरव्यू में सुनानी है। ऊपर वाली डेफिनेशन आप इंटरव्यू में नहीं सुनानी, क्योंकि जब आप सुनाएंगे तो फौरन आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि ये इलेक्ट चार्ज को तो पैदा किया जा सकता है, और आप कह रहे हैं कि चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है मुकम्मल तौर पे। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट है। ये सवाल भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकती हैं कि क्वांटाइजेशन को हमें समझाएं कि क्वांटाइजेशन क्या होती है। तो क्वांटाइजेशन आप जाती हैं दुकान पे, तो आप दुकान वाले से कहते हैं कि जी मुझे एक पेंसिल दे दो, मुझे दो पेंसिलें दे दो, तीन पेंसिलें दे दो, चार, पाँच। इस रेंज में आपको जो दुकान में वो आपको पेंसिलें मिलेंगी। अगर आप ये बोलो कि जी मुझे 1.5 पेंसिल दे दो, तो दुकान वाला बोलेगा भाई मेरे पास 1.5 पेंसिल नहीं है, या वन एक पेंसिल ले लो या दो पेंसिल ले लो, 2.5 वाली पेंसिल हमारे पास नहीं है। अगर आप बोलो कि जी मुझे 2.3 पेंसिल दे दो, तो वो दुकान वाला आपको क्या बोलेगा, भाई तो आप दो पेंसिल ले लो या तीन पेंसिल ले लो। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ है वो फिक्स अमाउंट पे अवेलेबल है, आपकी डिजाइन के मुताबिक शॉप पर पेंसिल अवेलेबल नहीं है, बल्कि फिक्स अमाउंट पे अवेलेबल है। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो यानी कि क्वांटाइजेशन में हर वैल्यू नहीं होती, बल्कि फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। तो क्वांटाइजेशन में आपको तमाम वैल्यूज नहीं मिलती, बल्कि कुछ वैल्यूज आपको मिलती हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो यस नो में जवाब दे दें। यस। सर सर हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल ही दी थी, जब दो गामा फोटोन आपस में मिलती हैं तो इलेक्ट्रॉन के वो पैदा होता है और पॉजिट्रॉन पैदा होता है। तो ये चार्ज ही ना होगा तो इसकी पैदा होना के। ओके सर।
खदीजा, आप क्या पूछती हैं कि नोट्स कितने दिन तक कंप्लीट हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? तो smallest charge which can exist independently is charge on electron. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल चार्ज हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है छोटी क्लासेस में, तो आप कहते हैं कि जो मैटर का बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक वो क्या होता है, वो एटम होता है। तो अगर चार्ज की दुनिया में आपके आप आती हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि जी फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज क्या होता है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटी चीज होती है, वेरी वेरी स्मॉल चीज होती है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन ही को आप फंडामेंटल चार्ज क्यों कहती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो क्वार्क्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी होती हैं। तो फिर हम क्वार्क्स को हम फंडामेंटल चार्ज क्यों नहीं कह सकते? तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि जो क्वार्क्स हैं वो फंडामेंटल चार्ज क्यों नहीं होते, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं। जब हम फंडामेंटल की बात करती हैं तो हम बेसिक लेवल की बात करती हैं, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल बोल दिया, लेकिन क्वार्क्स को हम फंडामेंटल नहीं बोलते। इसकी क्या रीजन है, बताएं। सर क्वार्क्स को फंडामेंटल इसलिए नहीं कहते कि क्वार्क्स जो है वो फर्दर डिविजिबल हैं और इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। देखिए आयशा, हाँ जी, खदीजा अफजल, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका वो पर्पस क्या है, सिलेबस खत्म करना आपका पर्पस है या तैयारी करना आपका पर्पस है? और अगर आपने एरर फिजिक्स पढ़ी है, तो अब आप यहाँ से नोट से पढ़ रहे हैं, तो आपको नई नई चीजें ही मिलने की वो पढ़ने को मिलेगी। ये नहीं होगा कि जी आपने एरर फिजिक्स में पहले पढ़ा दिया तो अब मैं सारी की सारी आपको वही चीजें रेपिटेटिव करके अब मैं न्यू वो फॉर्म में न्यू शेप में आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर नई चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट में बोला था थोड़ी बहुत रेपिटेटिव हो जाएंगी, लेकिन उनको भी मैं डिफरेंट वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो तैयारी का आप जब हमारे पास सेशन आपने ज्वाइन की है, तो आपका मकसद यही था कि आपकी फिजिक्स बेहतर हो, आप कुछ सीखने के लिए आए। तो इसलिए मेरे बच्चे जो अगर सिलेबस है फिर ना, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना। इसके अलावा तो वो बाकी क्वार्क्स वगैरह ये जो तो ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं। वो हमारे बाओजदाद ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा है। इस वजह से हम इसको फंडामेंटल कहते हैं। कि मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। तो इसलिए मैं सारे बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि अगर आप दूसरे अकेडमीज में जाए ना, तो वहाँ पर आपका 2 3 से 4 मंथ का आपका सेशन होता है। और इस 4 मंथ में आपको एफ एस पे पढ़ा देते हैं, बी एस पे पढ़ा देते हैं, एम एस पे पढ़ा देते हैं। तो वहां से आप पढ़ के आप खुश बहुत हो ज्यादा हो जाते हैं कि जी मैंने ना 3 से 4 मंथ में मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। लेकिन जब आप पेपर पे बैठते हैं तो फिर वहां पर आपको पता चलता है कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि मुझे वो इतना वो चीजें दे दी गई हैं, वो रिकॉर्डर लेक्चर नोट्स इतना ढेर सारा दे दिया गया है। तो इससे आपको फायदा नहीं हो रहा। 3 से 4 मंथ में कभी भी आप लेक्चरार नहीं बन सकते। टेस्ट अगर आपने देना है तो वो आप बेशक देते रहे, लेकिन अगर आप लेक्चरार बनने की नीयत से आए हैं ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स को। तो जब आप टाइम देंगे तो आपको हर चीज, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ब्रॉडर एरिया है। तो अगर मैं आपको ये 3 से 4 दिन में या हफ्ते में मैक्सिमम आपको करवा दूं, तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। मेरा तो फायदा है कि मैं आपसे वो बोल दूं कि जी मेरा तो सिलेबस मैंने खत्म करवा दिया है, तो मैं मेरी तो काम आसान है। ये नोट्स जो आप खुद देख रहे हैं, क्या इन नोट्स बनाने में मेहनत नहीं लगी? ये नोट्स बनाने में टाइम लग गया, फिर ये चीज़ें रिसर्च करने में, फिर ये सारी उसकी सेटिंग करने में और अट्रैक्टिव बनाने में टाइम लगा, मेरी एनर्जी लगी, मेरी मेहनत लगी है। तो ये सारा कुछ मैंने आपके लिए किया, इसलिए नहीं किया कि मैं आऊँ और थोड़े से जो नोट्स से पढ़ा के और मैं आपसे बोलूँ कि जी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन खत्म हो गया है। तो ये लफ्ज़ सुन के आप बड़ा खुश हो जाए कि जी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो गया है, लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ें कवर नहीं होती। तो इसलिए मैं तो हमेशा कंसेप्ट ही पे फोकस करता हूँ। ठीक है बच्चे? तो जब आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आते हैं फिर चीज़ों को टाइम लगता है।
अगर आप कहती हैं तो मैं सिलेबस से मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो मैं भी जिस तरह बाकी कैडर्स करती हैं तो मैं भी आपके 3 मंथ में आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो लेकिन फिर पछताना आपने है, ठीक है। तो देखिए सर, शुरू में यही समझा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल चार्जेस होती हैं। लेकिन जब हमारी वो मॉडर्न फिजिक्स आ गई तो हमने डिस्कवरी की, तो अब जो है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आप फंडामेंटल चार्ज नहीं कह सकते। कुल पारा सबसे पहले आप इसको करेक्ट कर लें। फंडामेंटल चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को फंडामेंटल चार्ज नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता, तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से मिलकर नहीं बना होता, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप फंडामेंटल कह सकती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल नहीं होते, क्योंकि ये क्वार्क से मिलकर बने होती हैं। दूसरा सवाल फिर आ जाता है कि जी क्वार्क्स को आप फंडामेंटल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वार्क्स अभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, क्वार्क्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वजह से फिर हम क्वार्क्स को हम फंडामेंटल चार्ज नहीं कहते। क्लियर? फिर नेक्स्ट आ जाता जी है सर, क्लियर है। चार्ज always exist in multiple of fundamental charge। जैसे आपने बोला था कि जो क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि हर चीज अवेलेबल नहीं होती, बल्कि फिक्स चीजें अवेलेबल होती हैं, फिक्स प्राइस होती है। तो ये जो है ना सिर्फ इंटेग्रल मल्टीपल है, ये चार्ज आपको मिलेगा। इसके अलावा जो चार्ज है वो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वही चार्ज मिलेगा जो ई का इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी कि 1.1 ई आपको चार्ज नहीं मिलेगा। 1.23 ई आपको चार्ज नहीं मिलेगा। कौन सा चार्ज मिलेगा? या तो 1 ई मिलेगा, या 2 ई मिलेगा, या 3 ई मिलेगा, या 4 ई मिलेगा। ये जो 1.1 ई, 1.2 ई, 1.3 ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन को वायलेट कर जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आप एमएमसी को भी देख लेती हैं। क्वेश्चन आपसे हमारे पास है कि कहना चार्ज और चार्ज की वैल्यू में दी गई है 8 × 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या ये जो चार्ज या बॉडी को दे सकती है, ये वाला सवाल है। तो क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है कि Q इज इक्वल टू एन, हमारे पास फार्मूला है। तो Q की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 8 × 10⁻⁻19 दी हुई है, तो वो आप लिखते हैं। तो आपने क्या मालूम करना है? कैन आ चार्ज है, तो यानी कि आपने एन की वैल्यू मालूम करनी है। अगर एन का आंसर आपका इंटीजर आ जाता है तो इसका मतलब है ये चार्ज पॉसिबल है। अगर आपका जो इंटीजर है ये जो एन है ये इंटीजर नहीं आता, तो फिर इसका मतलब है ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या करनी पड़ी? हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है। तो ई की वैल्यू में वैसे ही जुबानी याद होनी चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19। तो -19 और -19 आपस में कट गए, पीछे रह गया 1.6 और 8। तो ये इधर 1.6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 80/16। तो जब आप इसका ये पॉइंट खत्म करेंगे तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। अब ये जो n के आंसर क्या आया 5 आया, तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। अगर n का आंसर आता 4.8, अगर n का आंसर आता 5.3, तो ये जो ये इंटीजर्स नहीं होते, तो फिर हमारा हमने कहना था कि जी ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि जब भी अगर आपसे कोई भी ये सवाल पूछा जाए तो आपने क्या करना है? क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला लगाना है और एन की वैल्यू मालूम करनी है। अगर एन का आंसर इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब है गिवन चार्ज पॉसिबल है। अगर एन का आंसर वो फ्रैक्शन में आ जाता है तो फिर वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जी फिजिक्स की क्लास है। जी अगर सर, आप क्लियर है। इशफाक अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो ये नंबर आपको दिया, इस पर आप वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दूसरा आ जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग का, कि हम चार्जेस को किस तरह वो चार्जेस को मतलब कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास एक चार्ज है। सबसे पहला मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जो कंडक्शन के जरिए अगर हम चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों बॉडीज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाना होगा। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं दोनों को रब करना होगा। अब ये आपके पास पहली एग्जांपल है, इस पे कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है इस बॉडी पर,
और ये बॉडी न्यूट्रल है, तो आपने इन दोनों को क्या किया, आपस में रब किया, तो यानी कि टच किया। तो जब टच करेंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा, हाफ चार्ज इस पे आ जाएगा और हाफ चार्ज इस पे आ जाएगा। तो इसको बोलती हैं, पहला मेथड है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो अगर आप ये जो Q/2 चार्ज आया इस पर और Q/2 इस पे चार्ज है, तो ये कब आएगा, जब हमारे पास दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों बॉडीज का जो शेप है, जो साइज है, वो सेम हो। तो फिर हमारे पास चार्ज क्या हो जाता है, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। क्लियर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो बॉडीज आपको आइडेंटिकल दी जाती हैं, अगर एक बॉडी पे चार्ज है और दूसरी बॉडी पे चार्ज नहीं है, तो जब आप उनको रब करेंगे फिर क्या होगा, दोनों बॉडीज पे आधा आधा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, आधा इधर चला गया और आधा उधर चला गया। तो दूसरे में है कि अगर हमारे पास Q1 है और Q2 है, इन दोनों पार्टीज को आप रब करती हैं, तो क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज इसका कितना होगा, पहले टोटल चार्ज कितना था Q, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल थी तो टोटल चार्ज हमारा था Q। इस केस में टोटल चार्ज हमारा कितना है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों चार्जेस आपस में ऐड अप होंगे। फिर क्या होगा, जितना टोटल आएगा उसका आधा इधर आ गया और उसका आधा इधर आ गया। तो ये वजह है कि यहाँ पर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 चार्ज आ गया, और यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली स्लाइड क्लियर है, जल्दी से बता रहे हैं। ये प्रोसेस है बाय द मेथड ऑफ जी कंडक्शन। सर, क्लियर है। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर सकती हैं। फिर हमारे पास दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला क्या था, कंडक्शन, और ये क्या हमारे पास इंडक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो इसमें हमारे पास होता है, इंडक्शन में क्या होना है, कंडक्शन में था कि दोनों बॉडीज आपस में टच में है, लेकिन इंडक्शन में ये है कि दोनों बॉडीज आपस में टच में नहीं रहना, बल्कि विदाउट कॉन्टैक्ट है। कंडक्शन में टच में होना चाहिए और इंडक्शन में टच में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक ये बॉडी है, इस पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये बॉडी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आपने इसको क्या करना, आपने इसको पास लाना है, दोनों पार्टीज को टच नहीं करना। तो जब आप पास लाएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस पर सारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह फिर क्या हो जाएगा, ये बॉडी टेम्परेरी तौर पर ये चार्ज हो जाएगी, यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये पहली एग्जांपल है। इसी तरह अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टी है, तो फिर इस हिस्से पर सारे के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इसको समराइज करें तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इंडक्शन के जरिए किस बॉडी को चार्ज करती हैं, तो नियर एंड पर ऑपोजिट चार्ज आता है। तो देखें, ये बॉडी है ना चार्ज है, और ये चार्ज बॉडी है, तो जो नियर एंड है, तो ये कौन सा, ये वाला पत्ता है ना, तो ये नियर एंड है, उस पर कौन सा चार्ज आ गया, अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्ज है। और जो ये वाला एंड है, ये फादर एंड है, दूर वाला एंड है, तो इस पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू में आपका आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 ही रहेगा। ये बॉडी चार्ज नहीं हुई, ये बॉडी के पास चार्ज की सेपरेशन हुई है कि टेम्परेरी तौर पर इस पे चार्ज आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब इस चार्ज बॉडी को आप इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाए तो आपने इसको परमानेंटली चार्ज कर दिया, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे परमानेंटली चार्ज ट्रांसफर हुआ है कि Q/2 इधर आ गया, Q/2 इधर आ गया, यानी कि आधा चार्ज इधर और आधा चार्ज उधर। ये यहाँ पर परमानेंटली चार्ज आया था, लेकिन यहाँ पर परमानेंटली चार्ज नहीं आया, क्योंकि जैसे ही आप इसको दूर हटा देंगे, वापस ले जाएंगे, तो ये जो सेपरेशन होती है ये वापस खत्म हो जाएगी और ये बॉडी वापस क्या हो जाएगी, वापस न्यूट्रल बन जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर चार्ज आया है, लेकिन ओवरऑल इसका जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने पढ़ा था कि n इलेक्ट्रॉन ही आप ट्रांसफर कर सकती हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती हैं, 2 कर सकती हैं, 3 कर सकती हैं, 4 कर सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जी 1.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, ये वाला सीन यहाँ पर नहीं होना। तो फिर क्या होगा,
बॉडी ए है तो इस पर इतना चार्ज या तो वो गेन हो जाएगा या लूज हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि जी हमें ये जनरलाइजेशन में बताएं कि जब आप फ्रिक्शन के जरिए बॉडी को चार्ज करती हैं तो बॉडी ने कितना चार्ज लूज किया या बॉडी ने कितना चार्ज गेन किया। तो ज़ाहिर है जब फ्रिक्शन के जरिए आप चार्ज करती हैं तो एक बॉडी ने लूज करना है और एक बॉडी ने गेन करना है। तो जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, और कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। तो ये न्यूमेरिकल के लिए आप इसको यूज रखने के फ्रिक्शन में भी ये वाला फार्मूले आपने यूज करने हैं कि वो आपसे पूछ लेगा कि जी पार्टी ए है इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए और पार्टी बी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। फिर सवाल आ जाता है कि जो फ्रिक्शन होती है यहाँ पर क्या होती है, रबिंग होती है। रबिंग से आप थर्मल एनर्जी देती हैं, हीट एनर्जी देती हैं। तो जब आप फ्रिक्शन के लिए चार्ज करते हैं तो इन रियलिटी आप इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी दे रही होती हैं। तो वो थर्मल एनर्जी आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, वो फिर उस एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर? कि भी हम सीखो आप कह सकते हैं कि जी सर। फ्रिक्शन के जरिए आप थर्मल एनर्जी के जरिए आप क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कूलम्स लॉ। देखिए ये बातें कुछ रेपिटेटिव है लेकिन कुछ बातें आपने नहीं सीखी है, आप एरर से आपने नहीं पढ़ा। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ में कहते हैं कि जो दो फोर्सेस होती हैं ये न्यूटन लॉ थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाएगा। और इंटरव्यू में आपसे टाइम टाइम ये भी पूछ लेते हैं कि ये F12 कौन सी फोर्स है और F21 कौन सी फोर्स है। तो आपने बताना है F12 वो फोर्स है जो चार्ज Q2 चार्ज Q1 पे लगा रहा है, और 21 कौन सी फोर्स है जो चार्ज 2 पे लगा रहा है। फिर इसका ये फार्मूला आ गया कि इसको प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, और ये इसमें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। और एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम तीनों सेम चीजें हैं। एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम तीनों सेम चीजें हैं। तो इसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है यानी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होती है, हवा के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जितनी वैल्यू देखें के है ना, तो इसका जो फार्मूला वो क्या बन जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन बन जाता है। तो हवा के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है मिनिमम, कितनी होती है, 1 होती है। तो हवा के लिए चूंकि एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है तो लिहाजा हवा के लिए फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान हवा मौजूद है तो तब एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी की वैल्यू मिनिमम होगी, लेकिन जो फोर्स की वैल्यू वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो हमने ये देख लिया कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, जब आप फार्मूला यूज करती हैं तो आपने विदाउट साइन आपने फार्मूला यूज करना है, क्योंकि अगर आप साइन यूज करेंगे तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। ठीक है? तो विदाउट साइन आपने Q1 और Q2 आपने यूज करना, और जो F है ये क्या बताएगी, ये भी डायरेक्शन बताती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। E को आप परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहती हैं। अगर परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो K की वैल्यू कम हो जाती है, K की वैल्यू कम हो जाती है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। E को आप क्या कहती हैं, अच्छा E की वैल्यू मिनिमम होती है फॉर एयर एंड वैक्यूम, और कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हवा
या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब है हवा या वैक्यूम के लिए फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट भी है। एसआई यूनिट जब आप यूज करेंगे तो के की वैल्यू आपकी कितनी निकलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जब आप कौन सा मीडियम यूज करती है, हवा या वैक्यूम। और जो फोर्स है वो हमेशा क्या होती है, अलोंग द लाइन एक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन एक्ट कर रही है। कभी भी नहीं होगा कि ये जो Q2 है इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता। कौन सी डायरेक्शन में लगानी है, इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग सकती है, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकती। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स होती है। कौन सी सेंट्रल फोर्स होती है, कूलम फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। तो ये जो बातें हैं कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल क्यों है, स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल क्यों है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो ये आपने डिटेल से डिस्कशन कर चुकी हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर आप हमारे सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता बल्कि स्टेट पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए फिर हमारा वर्क क्या हो जाता है, वो हमारा फोर्स कौन सी हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस फोर्स का वर्क डन करवा रहे हैं। अगर उस फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। अगर उस फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो फोर्स फिर हमारी क्या होगी, वो हमारी कंजर्वेटिव होगी। फिर नेक्स्ट है कि वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो। कि जब आप पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो वर्क डन क्या हो जाता है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपका जीरो होता है। तो एमसीक्यू देख लेते हैं कि अच्छा 2 मिनट रह गए हैं तो एमसीक्यू में तो नहीं हो पाना। तो आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्लास आपने अच्छा लेनी सर, एक क्वेश्चन था। जी। क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि ना कि कूलम लॉ हमारे पास रेस्ट में काम कर रहा है ना, तो स्टेशनरी चार्जेस के जैसे लिए ही हम जो है सेम चार्जेस क्यू वन टू सेम चार्जेस आपस में रखते हैं तो वो तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लिहाजा ये तो मोशन में आ गया है, तो कूलम लॉ यहाँ पे कैसे ओबे कर रहा है? देखिए, जब आप चार्जेस को आप वो रखते हैं उस पर फोर्स लगाता है। तो जब उस पर फोर्स लगाएगा तो अब जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा और जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को आपने कैलकुलेट करना है। तो जब आप इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो आप कौन सा, क्योंकि जाहिर है कि अगर आपने दो चार्जेस रखे हैं ना तो ये जो Q1 है तो ये Q2 पे फोर्स लगा देता है, ज़रा मोशन हो गई। तो मैं आपसे पूछूं कि जी इस Q1 ने Q2 को कितनी फोर्स लगाई, मुझे कैलकुलेट करके बताएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कूलम्स लॉ की तरफ आना पड़ेगा इस फोर्स को मालूम करने के लिए। तो कूलम्स लॉ ने जो रिजल्ट बताए थे वो ये बताए थे कि पहले जो चार्जेस वो रेस्ट पे होने चाहिए। अगर आप दो चार्जेस इस तरह ले लेती हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों आपस में क्या कर रही हैं, दोनों ही मोशन में है। तो जब दोनों पहले ही मोशन कर रही हैं, ये भी मोशन कर रहा है तो ये भी मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। तो यहाँ पर फिर हमारा जो कूलम लॉ है वो फेल हो जाता है, क्योंकि कूलम लॉ ने जो काम किया था, जो उसका पर्पस था वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को मालूम करने के लिए उसने ये काम किया था, ग्रेविटेशन लॉ से इंस्पायर होकर। क्लियर बोल पा रहा? अच्छा, ये तो सर Q1 Q2 हमारे पास सेम चार्जेस होंगे ना, अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस होगा अट्रैक्ट हो गए फिर भी हमारे पास Q1 Q2 यही फार्मूला लगेगा, यही और ये दूसरा फार्मूला लगेगा? और दूसरा सवाल ये, यही फार्मूला लगेगा। F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लगेगा या इसको भी अलग अलग करेंगे फिर? यही फार्मूला लगेगा कि ये जो चार्ज अगर यहाँ नेगेटिव है पे ना, आपने लिखा है ना। एक मिनट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो Q1 है इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा। फोर्सेज आप भी एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो लाजमी करना है। चाहे चार्जेस सिमिलर हो चाहे चार्जेस अपोजिट हो, न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा फॉलो रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया।
नेक्स्ट लेक्चर मैंने लेना है, बाकी वो फैसला कर ले, लेना नहीं लेना बाकी ने। आप ग्रुप में पूछ लेते, अब टाइम है तो